ओके गुड। जो भी क्वेश्चन हो ना वो आप पूछते जाएं, ठीक है। तो जो कवर वाली डेफिनेशन थी मैयर के लिए, वो तो मैयर को कैलकुलेट करने का तरीका है, ठीक है। ये जो आपको 2.3 सेक्शन में बता रहे हैं, ये मैयर को कैरेक्टराइज कर रहे हैं, मैयर को आउटर मैयर को कैलकुलेट करने के लिए एक और रूल बता रहे हैं आपको, ठीक है। किसी सेट की मैयरेबिलिटी चेक करने के लिए मैयर की वैल्यू आपको नहीं दे रही है, वैल्यू देना जो है वो इन्फॉर्म कवर वाला जो है वो मेथड आपने यूज़ करना है। और अगर आपने जस्ट मैयरेबिलिटी चेक करनी है किसी सेट की रियल नंबर्स की, तो फिर आपने ये क्राइटेरिया 1 यूज़ करना है जो यहाँ पे दिया हुआ है। असल में हर सेट मैयरेबल नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको इस चैप्टर के एंड पे क्लियर हो जाएगी जब आप नॉन मैयरेबल सेट्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। इस चैप्टर का जो मकसद था वो यही था कि सेट्स की जो नेचर है रियल नंबर्स के सेट्स की, वो चेक करना कि कौन से सेट्स जो हैं उनके मेजर्स किस तरह के होते हैं। तो आपने सबसे पहले ये देखा था कि जो काउंटेबल सेट्स हैं उनका मेजर ज़ीरो होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने जो है वो मेजर के कुछ थ्योरम्स वगैरह देखे हैं प्रोपोजिशंस के फॉर्म में, मेजर को कैलकुलेट करने का तरीका देखा है, कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी हैं। तो अब ये जो है सेट्स, कौन से सेट मेजरेबल होते हैं, मेजरेबल सेट को चेक करने का ये वाला जो तरीका है, कैराथियोडोरी इसको मेथड भी कहते हैं मेजरेबिलिटी चेक करने के लिए। तो इस मेथड में है क्या, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। कोई भी सेट ई जो है उसको आप कहेंगे कि दैट इज़ अ मेजरेबल सेट इफ़ फॉर एनी सेट ए क्राइटेरिया 1 जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। अब ये देखें कि इस डेफिनेशन में सेट ए जो है वो कोई आर्बिट्ररी सेट है, और आपको, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको उसको वेरी करना है यहाँ पे। और कोई भी सेट जब आप यहाँ पे रखेंगे तो उस सेट का जो आउटर मेजर है, अगर वो ई के मेजर की फॉर्म में अगर इस तरह से लिखा जा सकता है जिस तरह से ये लिखा हुआ एक्सप्रेशन, तो फिर हम कहते हैं कि जो सेट ई है वो मेजरेबल है। अब यहाँ पे ई की प्रॉपर्टी जो है, ई पे आप कैसे फोकस कर रहे हैं, आप यहाँ ई पे इस तरह फोकस कर रहे हैं कि आप इमेजिन करें कि ये जो सेट है ये ई है, जिसको मैंने यहाँ बाउंड्री हाईलाइट की है ई की। तो अगर ये सेट ई है तो फिर आप कोई भी सेट ए जब लेंगे तो वो ए जो ई से जब ओवरलैप करेगा, अगर ए जो है वो ई से ओवरलैप नहीं करता तो फिर हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अगर ए जो है वो ई से ओवरलैप करता है तो फिर जो मैयर हैं ए के, अगर वो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट में शेड अनशेडेड रीजन जो है ये वाला, और शेडेड रीजन जो है ऊपर वाला, अगर तो फॉर एनी सेट ए उस ए सेट का मैयर इन दोनों मैयर्स के फॉर्म में स्प्लिट किया जा सकता है, तो फिर हम कहते हैं कि ये ई की प्रॉपर्टी है कि वो खुद मैयरेबल है, ठीक है। अगर ई मैयरेबल ना हुआ तो ई के जो ये वाले पोर्शंस आप ले रहे हो ये भी मैयरेबल तरीके से बिहेव नहीं करेंगे ये, ठीक है। तो इस वजह से ये जो मेथड है 1, ये ई को छोटे छोटे पीसीज की फॉर्म में चेक करता है कि अगर तो ई के सारे पीसीज जो हैं वो इस तरह से बिहेव करते हैं कि उनके मैयर्स इस तरह से स्प्लिट होते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि ओवरऑल ई जो है वो खुद भी मैयरेबल सेट है ई, ठीक है। तो आपने इस मेथड से सिर्फ ये देखना होता है कि कोई सेट मैयरेबल है या नहीं है। अगर कोई सेट इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर लेगा तो वो मैयरेबल है, और अगर वो इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि वो सेट मैयरेबल नहीं है, ठीक है, या हम उसको चेक नहीं कर सकते। अब ये जो डेफिनेशन है इसको फिर एक बार गौर से देख लें कि इसमें आपने कोई भी सेट ए पिक करना है, कोई भी सेट ए, तो उसका जो मैयर होगा दैट मस्ट बी रिटन एज दिस, ठीक है। यानी कि ए इंटरसेक्शन ई एंड ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। इसमें जो सेकंड कंपोनेंट है यहाँ पे कि ए को आपने लिखना है ई के फॉर्म में, कि ए इंटरसेक्शन ई और ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में आपने ए को लिखना, ठीक है। ये देखो ये वाली डेफिनेशन है। अगर किसी भी सेट ए को, अब और किसी भी सेट ए को आप इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। बाय डेफिनेशन ए के दो हिस्से कर सकते हो आप, वो जो ई में हैं पॉइंट्स और वो जो ई में नहीं है पॉइंट्स। तो आप किसी भी सेट ए को इस तरह से लिख सकते हो। तो अगर यहाँ पे इसका मैयर भी इस तरह से स्प्लिट हो जाए अगर, तो फिर आप कहते हो कि जो ई सेट है ई मेजरेबल है, ठीक है। तो आपने इस डेफिनेशन को याद रखना है और इसमें देखना है कि ये ई की मेजरेबिलिटी का क्राइटेरिया है। अगर फॉर एनी सेट ए अगर आप ई को इस तरह लिख सकते हो मैयर को, तो फिर आप कहते हैं कि ई जो है वो मेजरेबल सेट है। अब इसको जो है अप्लाई करते हैं कुछ जगहों पे। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि आपने पहले देखा है कि जो एम स्टार है वो सब एडिटिव है।
तो अगर एम स्टार सब एडिटिव है तो फिर जो ये वाला क्राइटेरिया है कि अगर आप किसी भी सेट ए को इस फॉर्म में लिख देते हो, तो फिर अगर मैं दोनों इसकी साइड्स पे अगर मैं एम स्टार ऑपरेटर की फॉर्म में अगर मैं इसको इमेजिन करूँ तो मैं अप्लाई कर देता हूँ अगर इसको, तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड जो है वो छोटी हो जाएगी, राइट हैंड साइड बड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एम स्टार यूनियन पे अप्लाई होगा और फिर यूनियन के बाद वो दोनों सेट्स पे अलग अलग जो है वो स्प्लिट हो जाएगा, तो फिर राइट हैंड साइड बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ तो स्ट्रेट अवे आप कह सकते हो कि एम स्टार ऑफ ए इज़ ऑलवेज लेस और इक्वल टू दिस। ठीक है, तो फिर एक्सप्रेशन 1 के अंदर इक्वालिटी को प्रूफ करने के लिए फिर आपको क्या करना है, आपको एक्सप्रेशन 1 में इक्वालिटी को प्रूफ करने के लिए पहले आप वहाँ पे लेस देन और इक्वल टू वाली इक्वालिटी को प्रूफ करेंगे, बाद में आप ग्रेटर देन और इक्वल टू इक्वालिटी को प्रूफ करेंगे, और फिर जब इन दोनों इन इक्वालिटीज़ को प्रूव कर देंगे तो फिर आप जो है इसको इक्वालिटी की फॉर्म में लिख देंगे कि इक्वेशन 1 जो है वो ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे आपने लेस और इक्वल टू और ग्रेटर और इक्वल टू दोनों की फॉर्म में इसको प्रूव कर लिया। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ तो ट्रिवियल है कि यहाँ पे हर सेट के लिए जो है, हर सेट ए के लिए ये चीज़ तो एडिटिविटी से ही, सब एडिटिविटी से ही ड्राइव हो जाएगी, तो इस वजह से इसको हम प्रूव नहीं करेंगे, ये तो ऑब्वियस है। तो फिर हमने जब क्राइटेरिया 1 प्रूव करना होगा, ये वाला क्राइटेरिया 1 जब प्रूव करना होगा, तो फिर आप जस्ट कौन सी चीज़ चेक करेंगे, सिर्फ ग्रेटर देन वाली साइड, कि अगर आप सिर्फ ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली साइड इसके लिए फॉर एनी सेट ए अगर आप डिराइव कर लेते हैं तो हम कह देते हैं कि ये एम स्टार जो है ये इक्वल है, क्योंकि लेस और इक्वल टू वाली तो ऑब्वियस है, और फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली हम प्रूव कर लेंगे, और लेस और इक्वल टू वाली से कंबाइन करके हम कह देंगे कि एम स्टार ऑफ ए इज़ इक्वल टू एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। तो इससे हमारा ये एक्सप्रेशन प्रूव हो जाएगा और हम कहेंगे कि फॉर एनी सेट ए अगर ये बात ट्रू है तो फिर ई जो है वो मेजरेबल है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कि आपने असल में इक्वेशन नंबर 2 जो है, इनइक्वालिटी नंबर 2 जो है वो अगर प्रूव कर दी फॉर एनी सेट ए, तो फिर ई जो है वो मेजरेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्सप्रेशन 1 अगर आपने मेजरेबिलिटी किसी सेट ई की प्रूव करने के लिए प्रूव करना है, तो इसका मतलब असल में आपने एक्सप्रेशन 2 ही प्रूव करना है, और अगर ये इनइक्वालिटी 2 प्रूव हो जाती है तो ई मेजरेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये जहन में रखनी है कि ग्रेटर और के एम स्टार ऑफ ए को अगर आप फॉर एनी सेट ए ग्रेटर और इक्वल टू प्रूव कर देते हैं इस राइट हैंड साइड से इस तरह की, तो वो ई की मेजरेबिलिटी प्रूव कर देगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है, मेजरेबल सेट ई को मेजरेबल प्रूफ करने के लिए ये एक्सप्रेशन याद रखना है। यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन ली जा सकती है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ये है कि द एक्सियम ऑफ काउंटेबल एडिटिविटी होल्ड्स फॉर एनी मेजरेबल सेट। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे कोई मेजरेबल सेट रख देते, एडिटिविटी किस चीज़ को कहते हैं, एडिटिविटी कहते हैं इस चीज़ को। ठीक है, वो जो मेजर के एग्जाम के वक्त आपने पढ़ा था कि मेजर जो हैं वो एडिटिव होने चाहिए, फिर एडिटिव नहीं होते तो इस तरह से आपने स्टार लिया था। तो मेजर एडिटिव होते हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर आप ए यूनियन बी का मेजर कैलकुलेट करेंगे तो ए यूनियन बी का मेजर जो है वो इक्वल आ जाएगा इन दोनों के सेपरेट मेजर्स के सम के, यानी कि जो यूनियन है वो समेशन में चेंज हो जाएगा विदाउट चेंजिंग द इक्वालिटी। तो इसको कहते हैं एडिटिविटी। और अगर आप यहाँ पे ये जो एडिटिव वाली प्रॉपर्टी है, अगर इस प्रॉपर्टी में ए और बी में से एक भी सेट अगर मेजरेबल हो जाए, ये तो है जनरल किसी भी दो सेट्स के लिए, लेकिन अगर इसी एक्सप्रेशन के अंदर ए और बी में से कोई एक भी सेट आपको पता चल जाए कि वो मेजरेबल है, तो फिर आपको यहाँ पे लेस और इक्वल टू लगाने की ज़रूरत नहीं है एम स्टार के केस में, बल्कि आप डायरेक्ट कह सकते हो कि ये इक्वालिटी प्रूफ हो जाएगी यहाँ पे अगर ए और बी में से एक भी मेजरेबल हो। ठीक है, और वो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह वही डेफिनेशन जो आपने ऊपर पढ़ी है, ये वाली, यही इसकी वजह है कि अगर आप ए और बी में से किसी एक को मेजरेबल ले लेते हैं, सपोज कर लें कि ए उनमें से मेजरेबल है, तो अगर ए मेजरेबल है और आप ए यूनियन बी को कोई आर्बिट्ररी सेट सी कह लें, ठीक है, इसको मैं सी कह लेता हूँ, तो अगर ए मेजरेबल है उसमें से, तो फिर हम सी सेट के लिए ये वाला एक्सप्रेशन लिख सकते हैं ए की फॉर्म में, क्योंकि ए मेजरेबल है, तो फिर ए जो है वो इक्वालिटी 1 जो थी अभी जो क्राइटेरिया हमने शुरू में देखा है मेजरेबल सेट को चेक करने का, तो इसका मतलब है कि जो ए है वो इसको सेटिस्फाई करेगा फॉर एनी सेट सी। ठीक है, आप इसी को उसी इक्वेशन से कंपेयर करें, वहाँ पे फॉर एनी सेट ए ई मेजरेबल था और ई ने वो क्राइटेरिया फुलफिल किया था, यहाँ पे ई था और यहाँ ई कॉम्प्लीमेंट था, और अब आप क्योंकि ए को मेजरेबल कह रहे हैं तो ए इसको सेटिस्फाई करेगा,
और जो आर्बिट्रेरी सेट था वहाँ ए लिया हुआ था और यहाँ पे सी ले लिया, ठीक है। तो अगर आप आर्बिट्रेरी सेट सी, अगर ए माइरेबल सपोज कर चुके हैं आप, तो फिर ए जो है वो किसी आर्बिट्रेरी सेट के लिए इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगा। और अगर हम उसको सी कह लें और उसको ए यूनियन बी सपोज कर लें, ठीक है, तो फिर अब इसको सिंप्लीफाई करें राइट हैंड साइड को, तो आप देख लेंगे कि ए यूनियन बी का जो इंटरसेक्शन है ए के साथ वो लाजमी ए आना चाहिए, बिल्कुल ऑब्वियस है। और ए इंटरसेक्शन बी का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ जो इंटरसेक्शन है वो लाजमी बी आना चाहिए, ऑब्वियस बात है ये। तो इसका मतलब है कि ए यूनियन बी का जो एम स्टार है वो इस तरह ए और बी के एम स्टार्स के सम के बराबर आ जाएगा। ये कैसे आ गया, ये आपने ए को माइरेबल सपोज किया जिसकी वजह से ये आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि काउंटेबल एट्रीब्यूटी वाला जो एक्सियम है, अगर उसमें हम जो सेट्स लेने होते हैं हमने उसमें एक भी मैं सेट माइरेबल ले लें तो फिर ये इक्वालिटी ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाती है। और अगर आपको ना पता कि उसमें से कोई भी सेट माइरेबल है तो फिर आप यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लगाएंगे, ठीक है। दूसरा एक्सियम, दूसरा रिमार्क आप यहाँ से क्या ले सकते हैं, दूसरा रिमार्क ये है कि अगर आपके पास कोई भी सेट कोई भी सेट ई जो है अगर वो मेजरेबल है तो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होगा, ठीक है। ये चीज़ कहाँ से ड्राइव करेंगे, ये चीज़ आप वन से ही ड्राइव करेंगे, क्योंकि वन जो है वो ई और ई कॉम्प्लीमेंट दोनों में जो है वो क्या कहते हैं वो है सिमेट्रिक है, ठीक है। कि अगर आप यहाँ पे ई की जगह पे ई कॉम्प्लीमेंट रख दें और ई कॉम्प्लीमेंट की जगह पे ई रख दें तो ये एक्सप्रेशन फिर भी ऐसा ही रहेगा। इसका मतलब है कि अगर सेट ई को मेजरेबल चेक करने का ये तरीका है तो ये ई कॉम्प्लीमेंट को भी चेक करने का यही तरीका है, यानी कि एक्सप्रेशन यही रहेगा। तो इसका मतलब है कि ई अगर मेजरेबल हो जाए तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल हो जाएगा। अच्छा, अब आगे प्रोपोजिशंस हैं, और प्रोपोजिशंस जो हैं वो बुक में भी एज इट इज़, ये डेफिनेशन भी बुक में इसी तरह दी हुई है सेक्शन 2.3 के स्टार्ट में। मैंने थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया है यहाँ पे। और ये जो प्रोपोजिशंस हैं दो आगे, ये भी बुक में सॉल्व की हुई हैं, प्रूफ की हुई हैं, ठीक है। और इसमें मैंने यहाँ पे सिर्फ उसको इसी तरह से ही एक्सप्लेनेशन दे के तो प्रूव कर दिया, ठीक है। एक मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, दूसरी आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि असल चीज़ थी कि डेफिनेशन जो नई है यहाँ पे मायरेबल सेट को चेक करने की, वो जो है वो मैंने एक्सप्लेन करनी थी। अब उसको मैं जस्ट यहाँ पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे इस क्वेश्चन में ये हम कर रहे हैं कि फॉर एनी सेट ई ऑफ आउटर मेजर ज़ीरो इसका इस मेजरेबल, यानी कि एनी सेट ई ऑफ आउटर मेजर ज़ीरो। इसका मतलब है कि अगर आपने एक सेट लिया है और आपने उसका मेजर चेक किया है और वो जो मेजर आपने उसका देखा है वो जो है मेजर ज़ीरो आ गया, ठीक है। तो अब वो सेट जो है वो मेजरेबल होगा कि नहीं होगा, यानी कि आपने चेक किया कि कोई भी सेट जो है वो उसका मेजर ज़ीरो आ गया, ठीक है। अब आपने चेक करना है कि वो सेट मेजरेबल है कि नहीं। तो सपोज़ कर लो कि वो जो सेट है ई उसका नाम रख दिया, ठीक है, और उसका मेजर जो है वो ज़ीरो सपोज कर लिया हमने, ठीक है। अब आपने चेक करना कि क्या ये सेट ई मेजरेबल होने का क्राइटेरिया फुलफिल करता है या नहीं करता, ठीक है। तो आप सपोज कर लो कि एम स्टार ऑफ ई इज़ ज़ीरो, और प्रूव करना है कि ई मेजरेबल है बाय द एक्सियम वन, जो आज इक्वेशन वन में जो आज तरीका देखा है उस तरीके से ई को चेक करना है कि वो मेजरेबल है। अभी सिर्फ एज्यूम किया कि उसका मेजर की वैल्यू ज़ीरो है, और अगर उसका मेजर की वैल्यू ज़ीरो है तो दो चीज़ें ऑब्वियस हैं कि ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमेशा ए का सबसेट होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन है तब वो ए में भी होगा और ई कॉम्प्लीमेंट में भी होगा, तो हम उसको ए में सपोज कर लेते हैं, ये है ए का सबसेट। और इसी तरह ए इंटरसेक्शन ई जो है वो भी ए में भी होगा ई में भी होगा, तो हमने उसको लिख दिया कि वो ई में है। तो अगर ये चीज़ें दोनों एज्यूम कर लें हम और मोनोटोनिसिटी अप्लाई करें मेजर की एम स्टार की, तो एम स्टार यहाँ पे अप्लाई करो दोनों तरफ, तो एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई जो है वो लेस और इक्वल टू एम स्टार ऑफ ई आ जाएगा, ये राइट हैंड साइड वाली चीज़ से। और दूसरी वाली चीज़ से आ जाएगा एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट लेस और इक्वल टू एम स्टार ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर वाली चीज़ में तो एम स्टार ऑफ ई ज़ीरो सपोज कर लिया हुआ, तो ये भी अप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई इज़ लेस और इक्वल टू ज़ीरो। तो लेस और इक्वल टू ज़ीरो तो नहीं ना होता मैयर, मैयर तो नॉन नेगेटिव होता है, तो फिर इसका मतलब है कि वो इक्वल टू ज़ीरो ही होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई ज़ीरो है, एग्जैक्टली ज़ीरो है। यहाँ से आप ये ज़रा चेन बनाएं इनइक्वालिटीज़ की कि एम स्टार ऑफ ए जो है दैट इज़ ग्रेटर और इक्वल टू एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, और एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट असल में क्या लिखा है आपने, उसको आप लिख सकते हो कि ज़ीरो प्लस एम स्टार ऑफ ए
इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और 0 की जगह पे आप लिख सकते हो एम स्टार ऑफ इंटरसेक्शन ई, क्योंकि इसकी वैल्यू आपने अभी 0 डिराइव किया। सही हो गया। तो अब यहाँ से आप इस एक्सप्रेशन को ज़रा रीड करो, इस वाली चीज़ को, कि एम स्टार ऑफ इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स एम स्टार ऑफ इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ऑफ इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। तो ये वही मेजरेबिलिटी ऑफ ई की डेफिनेशन आ गई, कि अगर आपने चेक करना है कि इसको कंपेयर करें कि अगर ई मेजरेबल है तो वो इसी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ई मेजरेबल है, क्योंकि ये इक्वालिटी अगर आप कंपेयर करें, ये इनइक्वालिटी एम स्टार ऑफ ए इज़ ग्रेटर और इक्वल टू राइट हैंड साइड एम स्टार ऑफ इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ऑफ इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। तो ये वही इनइक्वालिटी 2 है जो आपने कहा था कि इक्वेशन 1 को प्रूव करने के लिए आपने कहा था कि इनइक्वालिटी 2 प्रूव करना काफ़ी है, क्योंकि जो अदर उसकी इनइक्वालिटी है वो तो और ट्रिवियल है। तो उन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 1 प्रूफ हो जाएगी इक्वेशन। तो ये आपने वो 2 वाली इनइक्वालिटी प्रूफ कर दी है यहाँ पे, और कंबाइन करने पे इसको अदर इनइक्वालिटी के साथ आप कह देंगे कि इक्वेशन 1 प्रूफ हो गई है, ठीक है। तो ई मेजरेबल हो जाएगा। तो बस ये था, एक्सप्लेन करना था आपको कि आपने सेट ई को मेजरेबल चेक करने के लिए इस क्राइटेरिया को चेक करना है। प्रोपोजिशन 4 मैंने एक्सप्लेन कर दी है। प्रोपोजिशन 5 भी इसी तरह की है, ठीक है। प्रोपोजिशन 5 में आपने जो है वो एक कलेक्शन लेनी है फाइनाइट, ठीक है। आर्बिट्री फाइनाइट जो है वो, आर्बिट्री कह रहा हूँ मतलब कोई भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के यूनियन के लिए आपने चेक करना है कि उनका जो यूनियन है वो मेजरेबल सेट होगा। तो पहले 2 के लिए प्रूफ किया हुआ बुक में, तो पहले 2 सेट्स के लिए कैसे प्रूफ किया है कि आपने 2 सेट्स को मेजरेबल, 2 सेट्स के यूनियन को मेजरेबल चेक करने के लिए आपने उनके दोनों के यूनियन को ए यूनियन ई1 यूनियन ई2 को मेजरेबल प्रूफ किया है पहले, ठीक है। पहले आपने ई1 को मेजरेबल सपोज कर लिया, तो ई1 को मेजरेबल सपोज करके ई1 के लिए इक्वेशन 1 लिख ली, जो आज हमने देखी है मेजरेबल होने का क्राइटेरिया। ई1 को मेजरेबल सपोज किया, क्योंकि आपके पास मेजरेबल सेट हैं, उनका यूनियन मेजरेबल प्रूफ करना है। ई1 को मेजरेबल सपोज करके यूँ लिख लिया, और फिर उसके बाद ई2 को मेजरेबल सपोज किया हुआ है क्योंकि, तो इस वजह से ई2 के लिए इस सेट को आर्बिट्रेरी सेट सपोज कर लिया सी, और ई2 के लिए आपने ये चीज़ लिख ली ई2 और ये ई2 कॉम्प्लीमेंट। तो फिर आपने अगले पार्ट में ई2 को मेजरेबल सपोज करके ये लिख लिया, ठीक है। फिर इन तीनों को कंबाइन कर लिया यहाँ पे, और सेट्स की एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, और वो सेट्स की प्रॉपर्टी जो है वो बुक में एक्सप्लेन की हुई है, बुक में लिखी हुई है। आपने जस्ट देख लेना है कि वाकई असल में इन दोनों सेट्स को, यानी कि ए इंटरसेक्शन ई1 होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन होल कॉम्प्लीमेंट, एक मिनट, यहाँ पे होल कॉम्प्लीमेंट आ रहा है कि ई1 कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। ये कॉम्प्लीमेंट जो है ना, ये असल में इधर अंदर है, ये वाला, ये जो मैंने कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है ये असल में ई1 के साथ है, कॉम्प्लीमेंट होल के साथ नहीं है, ठीक है। इसको करेक्शन कर लें आप लोग कि ये कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट के बाहर नहीं है, अंदर है, ये आपने चेक कर लेना। ओके, तो ये जो है आपने इसको खुद ही सेट प्रॉपर्टी खुद ही चेक कर लेनी है आपने कि ए इंटरसेक्शन ई1 कॉम्प्लीमेंट हो इंटरसेक्शन ई2 कॉम्प्लीमेंट जो है वो बराबर आएगा ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई1 यूनियन ई2। तो ये इसके बराबर आएगा, ये आपने खुद ही वेरीफाई कर लेना है। और सिमिलरली इन दोनों का जो यूनियन है ए इंटरसेक्शन ई1 यूनियन ए इंटरसेक्शन ई1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई2, ये जो है बराबर आ जाएगा इस सेट के इंटरसेक्शन के। तो ये 2 सेट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये लिखी हुई हैं उसी प्रूफ के अंदर। तो ये आपने 2 प्रॉपर्टीज़ कंपेयर कर लेनी है, और इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आप उन सेट्स को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, और जो फॉर्म बन जाएगी एट द एंड वो फॉर्म इस तरह की होगी कि ई1 यूनियन ई2 और ई1 यूनियन ई2 होल कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में ये सेट बन जाएगा। और क्योंकि एम स्टार फॉर एनी सेट ए आपने इस फॉर्म में लिख दी है, तो इसको कंपेयर करेंगे जब इस साइड के साथ, तो प्रूफ हो जाएगा कि ई1 यूनियन ई2 मेजरेबल है। 2 सेट्स के लिए मेजरेबल प्रूफ कर लिया, तो फिर के सेट्स के लिए मेजरेबल, के -1 सेट्स के लिए मेजरेबल सपोज कर लेंगे, तो ये मेजरेबल हो जाएगा। और फिर आप एन सेट्स के लिए इसको डिराइव कर लेंगे कि आप यूँ करेंगे कि 2 सेट्स के लिए क्योंकि प्रूव कर लिया हुआ है, तो वो 2 सेट्स अगर मैं ये ले लूँ, यानी कि एक n-1 सेट्स जो कि मेजरेबल हो गए हैं बाय अजम्पशन ऑफ इंडक्शन, और आखिरी सेट ई एन ले लूँ, और फिर इन दोनों के लिए अगेन मैं वही मेथड अप्लाई कर दूँ कि 2 के लिए ट्रू है यूनियन, तो फिर ये दोनों का यूनियन भी मेजरेबल हो जाएगा, तो उससे ये एन सेट्स का यूनियन मेजरेबल हो जाएगा।
तो हमारा थ्योरम डिराइव हो जाएगा। ठीक है, प्रोपोजिशन 6 आपने बुक में से ले लेनी है, वो है असल में ये वाली। ठीक है, कि वही थ्योरम है यूनियन वाला, लेकिन उसको आपने डिसजॉइंट कलेक्शन के लिए प्रूव किया इस बार। पहले आपने आर्बिट्ररी कलेक्शन के लिए प्रूव किया था, अब आपने डिसजॉइंट कलेक्शन ऑफ ई आईज जो है उसके लिए इसको डिराइव करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, सिर्फ जो है वो आपको क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि दो सेट्स को मेजरेबल चेक करने के लिए जो डेफिनेशन है वन इक्वेशन वाली जो आपने अभी प्रीवियस फाइल में देखी है, तो वो आपने अप्लाई करनी है और वहाँ से जो है वो आपका थ्योरम ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, आपने करना ही है कि जो थ्योरम यहाँ तक हैं ये फाइल सारी नहीं करनी है। ठीक है, एवरी इंटरवल इज़ मेजरेबल, यहाँ तक जो है वो आप इसको देख लें। ये प्रूफ बहुत अच्छा है, एवरी इंटरवल इज़ मेजरेबल जो है इसका प्रूफ उसने किया है कवर्स का यूज़ करके अगेन। तो ये जो है प्रूफ इसका सिर्फ रीड कीजिएगा, बुक में से रीड कर लें, फिर बेशक यहाँ से रीड कर लें, हो सकता है कि मैंने कोई एक स्टेप मज़ीद एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, कुछ दो ऑब्जर्वेशंस हैं कि एवरी ओपन सेट इज़ अ डिसजॉइंट यूनियन ऑफ अकाउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स। ये आर के सेट्स की प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है। ठीक है, तो आर के अंदर जितने भी ओपन सेट्स हैं वो असल में या तो खुद ओपन इंटरवल्स हैं या वो ओपन इंटरवल्स का यूनियन है। ठीक है, तो आर में सारे ओपन सेट्स जो हैं वो इसी तरह के होते हैं, आर में कोई और तरह का ओपन सेट नहीं होता। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मेजरेबल सेट्स फॉर्म एन अलजबरा। अलजबरा आपने शुरू में डिफ़ाइन किया था, आज मैंने कल फाइल्स भेजी हैं उसमें अलजबरा का भी थोड़ा सा ओवरव्यू फिर से आ गया। तो ये जो अलजबरा फॉर्म कर रहे हैं हम, ये जो मेजरेबल सेट्स होते हैं ये एक अलजबरा फॉर्म करते हैं। ठीक है, मेजरेबल सेट्स की कलेक्शन जो है, आप ये सारे सेट्स को कंबाइन कर लें तो ये एक अलजबरा फॉर्म करेंगे। इसमें ये क्लोज होंगे यूनियंस के हिसाब से, कॉम्प्लीमेंट्स के हिसाब से, इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटेशन और यूनियन की फॉर्म में लिखा हुआ है, और ज़ाहिर बात है कॉम्प्लीमेंटेशन और यूनियन को इकट्ठा करें तो इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में क्लोजर प्रॉपर्टी खुद ही ड्राइव हो जाती है। तो इसलिए दो ही प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं अक्सर औकात अलजबराज की प्रॉपर्टीज़ को बताते वक्त। फिर ये जी डेल्टा सेट भी मेजरेबल होते हैं, फिर ये एफ सिग्मा सेट भी मेजरेबल होते हैं। तो ये जस्ट कमेंट्स हैं। ठीक है, और ट्रांसलेशन ऑफ अ मेजरेबल सेट इज़ ऑल्सो मेजरेबल, यहाँ तक कर लें बल्कि ये प्रूफ दिया हुआ है इनर एंड आउटर अप्रोक्सीमेशन से पहले पहले। ठीक है, इनर एंड आउटर अप्रोक्सीमेशन से पहले पहले तक आपने इस फाइल को स्टडी कर लेना है। ये जो है ये नेक्स्ट लेक्चर का कंटेंट है, अप्रोक्सीमेशंस जो हैं, तो अभी आपने सिर्फ वहाँ तक इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो एवरी द ट्रांसलेट ऑफ अ मेजरेबल सेट इज़ मेजरेबल। अगर एक सेट मेजरेबल है और आप उसको ट्रांसलेट कर देते हो और उसकी पोजीशन चेंज कर देते हो, किसी यूनिट से उसको ट्रांसलेट कर देते हैं, तो जो नया सेट आएगा वो भी मेजरेबल होगा, क्योंकि बीइंग मेजरेबल ये जो प्रॉपर्टी है ये ट्रांसलेट करने से चेंज नहीं होती है। ठीक है, अगर सेट पहले मेजरेबल है तो वो ट्रांसलेशन के बाद भी मेजरेबल रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी। ठीक है, इसमें एक नई डेफिनेशन है मेजरेबल सेट्स को चेक करने की, और फिर कुछ थ्योरम्स में उसको अप्लाई किया हुआ है। तो आपने ये ट्रांसलेट वाला जो थ्योरम है यहाँ तक इसको अप्लाई करना है, और मैं बुक में से भी आपको दिखा दूँ बल्कि, ये बुक है आपकी। ठीक है, तो बुक की रिस्पेक्ट से चलो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि बुक में ये सेक्शन 2.3 है। ठीक है, सेक्शन 2.3 में ये वो मेथड है मेजरेबल सेट्स को चेक करने के लिए फॉर एनी सेट ए। आपने ई को मेजरेबल अगर चेक करना है तो वो ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, कह रहे थे ये दोहरी वाला। और इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए आपने जस्ट ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू वाली प्रॉपर्टी प्रूव करनी है इक्वेशन 4 में, क्योंकि अदर साइड इसकी ट्रिवियल है। तो ये प्रॉपर्टी सारे थ्योरम्स में प्रूव कर रहे हैं हम, इक्वेशन 4 इनइक्वालिटी 4 वाली। ये वो सेट है, ये वो थ्योरम है प्रोपोजिशन 4 वाला कि अगर आउटर मेजर की सेट की 0 है तो वो मेजरेबल होगा,
तो ये प्रूफ किया हुआ है, ठीक है। और इसी तरह बाकी थ्योरम्स लिखे हैं इसी तरह, यहाँ पे मैंने वहाँ पे जस्ट इनको ही एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये थ्योरम्स आपने कहाँ तक करने हैं, ट्रांसलेट ऑफ मेजरेबल सेट इज़ मेजरेबल, यहाँ तक आपने इसको कर लेना, ठीक है। ये देखो, इंटरवल एवरी इंटरवल इज़ मेजरेबल, ये प्रूफ किया हुआ है यहाँ पे। और ये आ गया द ट्रांसलेट ऑफ अ मेजरेबल सेट इज़ मेजरेबल, ठीक है, प्रोपोजिशन नंबर 10 तक। तो यहाँ तक आप इसको रीड कर लें। जो इनर एंड आउटर अप्रोक्सीमेशंस हैं, ये 2.4 का सेक्शन है, ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो ये आप देख लें यहाँ तक, प्रोपोजिशन 10 तक, ठीक है। आपने ये फाइल प्रोपोजिशन 10 तक देख लेनी है। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें। हाँ जी, क्वेश्चन है कोई यहाँ तक? हाँ जी, आवाज़ आ रही है? एक मिनट, सुमैया आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है, एक बार फिर बताइएगा। हाँ जी जी, आप बोलें। सर ये प्रोपोजिशन और थ्योरम जितने भी हैं प्रूफ सभी के करने हैं? हाँ जी, प्रूफ ये जो अभी आ रहे हैं ये इनमें सबके करने हैं, क्योंकि ये सारे ही इजी प्रूफ्स हैं। तो अभी तक इनके प्रूफ्स करने हैं, जिनके प्रूफ छोड़ने होते हैं वो मैं साथ ही मेंशन करता जाऊंगा कि इसके करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने मेंशन किए हैं, प्रोपोजिशन 10 तक बनते हैं ये, हाँ 10 तक। तो ये 10 तक के जो प्रूफ्स हैं, ये देखें, जिसने 10 खुद है, ये जस्ट 2 लाइनर है ये। तो जस्ट आपने जो है वो ट्रांसलेट ऑफ अ सेट के ऊपर मेजरेबल होने का जो प्रॉपर्टी है वो इस्तेमाल करनी है। तो वो चेक कर लेना कि फुलफ़िल हो रही है, ठीक है। और साथ ही एक और चीज़ भी कि एक क्विज़ रखना है इंशाल्लाह। तो वो आप बता दें कि आपकी वीकेंड वाली क्लास के अंदर रख लें कि किसी वीकडे के अंदर डिसाइड कर लें। तो ये भी आपने मुझे आज बताना है, ठीक है। क्लास में ठीक है। क्लास में ठीक है, हाँ मैं भी यही सोच रहा था कि अगर आप 45 सर क्लास के दौरान, जब टाइम करते हैं हाँ जी, ये टाइम में ओके, हाँ ठीक है। तो ये मैं अनाउंस कर दूंगा कि क्लास के दौरान में है क्विज़, और मैं साथ ही क्विज़ के जो कंटेंट्स हैं कि किस टॉपिक में से होगा या कोई सिलेक्टेड पोर्शन जो है सेक्शन, वो मैं अभी ग्रुप में हाईलाइट कर दूंगा। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी ना आपकी, संडे को या सैटरडे को, कब होती है, तो उसमें ना हम 1 आवर जो है, 1 आवर या 45 मिनट्स हम रख लेंगे क्विज़ के लिए। तो आपने वो उसी वक्त वो क्विज़ करके मॉलम पे अपलोड करना है। और तब तक ये पीएचडी स्टूडेंट्स का जो ग्रुप वाला है, ये भी रिजॉल्व करना है कि पीएचडी वालों को नहीं शो हो रहा कोर्स अभी तक मॉलम पे, क्योंकि क्विज़ तो मॉलम पे देना पड़ेगा। तो वो देख लेते हैं साथ ही के उनको वो भी शो होना शुरू हो जाए कोर्स। तो इंशाल्लाह ये जो है ये हम कर लेते हैं अरेंज। अच्छा सर, ये पीएचडी वाले असाइनमेंट कैसे जी जी आपको सबमिट, अगर आप जी, अपनी ईमेल एड्रेस दे देंगे तो ज़्यादा हमारे लिए फिजिबल रहेगा। एक बार फिर शुरू से क्या कह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ कि मुअल्लम वाला हमारा इशू तो चल